आज बात लोकल और वोकल की। जी हाँ, एक नया इदारा दिया गया है कि किस तरीके से हम अब 2020 से आगे आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ सकते हैं। और उसके लिए अहम ये भी है कि दुनिया के तमाम देशों से हम जो इंपोर्ट करते हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल हो या फिर फाइनल प्रोडक्ट, क्या उनके विकल्प हम भारत में तैयार कर सकते हैं और इसका रास्ता कैसा है, इसकी चुनौतियां क्या हैं। और आज इस मसले पर हम बात करेंगे चीन के एंगल की, क्योंकि कहा जाता है कि भारत में जो भी इंपोर्ट होता है उसका बहुत बड़ा हिस्सा चीन से होता है, चाहे वो रॉ मटेरियल की बात हो या फिर फाइनल प्रोडक्ट की। तो आखिर चीन के विकल्प के तौर पर हमारे पास रास्ते क्या हैं, उसकी चुनौतियां क्या हैं और इससे हम कैसे निपट सकते हैं। हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अजय शंकर सर, जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी डीआईपीपी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ डॉक्टर रामपेन दास है, हेड एंड प्रोफेसर हैं सेंटर फॉर रीजनल ट्रेड, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। सब बहुत बहुत स्वागत आपका। और साथ ही साथ दिलीप चुनाय साहब हमारे साथ हैं, सेक्रेटरी जनरल फिक्की से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत दिलीप से मैं आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि अगर इंडस्ट्री के लिहाज से देखें और अगर हम आत्मनिर्भर भारत की बात करें और लोकल मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्ट की बात करें, चीन एंगल कितना बड़ा है और कितना बड़ा हिस्सा अब तक हमारे देश में उसका रहा है और उसका दायरा क्या है? तो कभी ना अगर आप देखें तो पहला जो सामने उभर के आया था कि चीन का जो एंगल भारत के इंडस्ट्री में कितना बड़ा है, ये जब कोविड शुरू हुआ था एंड जनवरी अर्ली फरवरी में, जब हमारे गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्शंस हो रहे थे, तो पता चला कि काफ़ी परसेंटेज जो हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है वो चीन से आता है, जो हमारे स्पेशलिटी केमिकल्स है वो चीन से आता है, जो काफ़ी जो सोलर मॉड्यूल्स हैं वो चीन से आता है, मोबाइल फ़ोन के बहुत सारे पार्ट्स वहाँ से आते थे। और ये दूसरी तरफ अगर देखें तो 25% जो हमारे श्रिम्प के एक्सपोर्ट्स है वो चाइना को जाते हैं। तो टू वे ट्रेड काफ़ी है। और उस समय जब बात हुई थी, क्योंकि सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रहा था, चाइना से माल नहीं आ रहा था, तो उसको हम कैसे उसके लिए रिप्लेस करें, तो उस टाइम टेक्निकल टेक्सटाइल्स के लिए, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के लिए, और अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के लिए स्पेसिफिक पैकेजेस अनाउंस किए थे इंडिया में मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो एक तरीका वो है। दूसरा जो है, चाइनीज करीब 1000 चाइनीज कंपनीज इंडिया में है, 70 इंडियन कंपनीज चाइना में है, काफ़ी 50 तरीके के इंडियन कंपनीज वहाँ से सोर्सिंग करते हैं, ऑटो कंपोनेंट्स चाइना से आते हैं। तो ये अभी हमारा ये ट्रेड डिपेंडेंस है। और फरवरी और मार्च और अप्रैल में ये प्रयास था कि हम ऑल्टरनेट सप्लाई चेन देखें और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग के ऑल्टरनेटिव्स देखें। तो ये दोनों स्ट्रैटेजी हम एक तरीके से कोशिश कर रहे थे। अजय सर, क्योंकि चीन के साथ अगर आंकड़े देखें, हालांकि थोड़ी गिरावट जरूर हुई है पिछले कुछ वर्षों में, लेकिन एक बड़ा हिस्सा चीन के साथ रहा है जब भारत के इंपोर्ट को देखते हैं। और जैसे कि मिस्टर चिनॉय ने कहा कि अलग अलग सेक्टर में उसकी हिस्सेदारी काफी ज्यादा, कुछ सेक्टर तो ऐसे हैं जिसमें चीन का डोमिनेंस बहुत ज्यादा रहा है। अब सवाल ये कि क्या इनके विकल्प के तौर पर हम दूसरे देशों की तरह देख सकते हैं, या आत्मनिर्भर भारत के मिशन को अगर समझें या समझना चाहें तो उनके विकल्प हमारे देश में मौजूद हैं या हम उसे खोल सकते हैं? इसको थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें तो 1991 में जब हमारा ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या आर्थिक सुधार लाए गए हमारे देश में, तो हमारी प्रति व्यक्ति आय और चीन की प्रति व्यक्ति आय बराबर थी। तकनीकी मामलों में कुछ लोगों का मानना है कि हम आगे थे, कुछ लोगों का मामला है कि वो थोड़ा आगे थे, लेकिन किसी का ये मानना नहीं था कि वो हमसे बहुत आगे हैं। और 91 से आज लगभग 30 वर्ष हो गए। आज की हालत ये है कि हमारा चीन से जो व्यापार है वो करीब करीब वैसा ही है जबकि 19वीं शताब्दी के शुरुआत बीच में विलायत से था कि भाई हम रॉ मटेरियल उनको भेजते हैं, आयरन ओर, श्रिम्स, ये वो, और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स उनके यहाँ से आते हैं। 2001-2 में हमारा बायलैटरल ट्रेड करीब $2 बिलियन होता था, अब $60-70 बिलियन है।
पिछले 1-2 साल में जो कम हुआ है, मेरा मानना है कि चीन ने अपना कम कर दिया, हांगकांग से बढ़ा दिया। और ये है कि आज की तारीख में हमारा बाजार उनके माल से भरा पड़ा है। यहाँ तक कि हमारी कंपनियां अपने नाम का माल हमारे बाजार में बेचती हैं, उनके यहाँ बनवाती है, अपना मोहर लगवाती है और बेचती है। तो अगर हम बहुत ईमानदारी से अपने ट्रेड के रिश्ते चीन के साथ देखें, तो जैसे जैसे वो रिश्ता बढ़ा है, हमारा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है या हमारा औद्योगिकीकरण नेगेटिव दिशा में गया है। क्योंकि जो कुछ भी चीज़ से हम बाजार में खरीदते हैं, अभी कंपोनेंट्स की दिशा में नहीं जाते हैं, जो कुछ भी हम बाजार से खरीदते हैं वो हमारे देश में बनता था, बन सकता है, थोड़ा बहुत आज भी बन रहा है। तो चीन से हम कैपिटल गुड्स नहीं इंपोर्ट करते। तो अगर आप देखें, अगर हमारा औद्योगिकीकरण अच्छी गति से हो रहा होता तो हमारा कैपिटल गुड्स का इंपोर्ट यूरोप से आता है, जापान से आता है, कोरिया से आता है। तो हमारे यहाँ ज़्यादातर इंपोर्ट कंज्यूमर गुड्स और कंपोनेंट्स का होता है। तो इसका मतलब है कि हमारे औद्योगिकीकरण की दिशा या गति बहुत कमज़ोर है। और वो पिछले 10 वर्ष के आंकड़े भी दिखाते हैं कि अगर आप IIP के नंबर्स देख लें तो वो चिंताजनक है। और अगर आप छोटे और मध्यम उद्योगों से बात करें, वो फॉर्मल ढंग से बात करें, इंडिविजुअल ढंग से बात करें, तो वो कष्ट में रहे और कष्ट में है। तो अब जो बात हुई है आत्मनिर्भर भारत की और लोकल से ग्लोबल जाने की, तो अगर इसको एक विजन को हमें कार्यान्वित करना होगा, तो हमें जो सारे मौलिक मान्यताएं थी वैश्वीकरण की और बाजार शक्तियों पर भरोसा करने की, उस पर पुनः विचार करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम उस पर पुनः विचार नहीं करेंगे, जिन चीज़ों को हम बिल्कुल सैद्धांतिक रूप से मानते थे उन पर दोबारा विचार नहीं करेंगे, तो हम इसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे मध्यम मिडिल टर्म में। तुरंत तो खैर निर्भरता चीन पर बहुत है, लेकिन यह है कि जो भी चीन बनाता है वो दुनिया में और लोग भी बनाते हैं, हो सकता है 19-20 महंगा हो। तो एक बात तो जो खास करके सामरिक क्षेत्र में जो है और जो घटनाएं हुई हैं, तो उसको लेके तो हमें एक बहुत बड़ा मौलिक प्रश्न पे विचार करके निर्णय लेना होगा। क्योंकि अभी तक हमारी नीति इस तरह से रही है कि चीन से आर्थिक रिश्ते हम बनाएं, उनके भले में है, हमारे भले में है, और जो बॉर्डर का मसला है वो अलग रख दें। तो चीन के लिए हमारा बाजार बहुत बड़ा है, अभी उतना बड़ा नहीं, उनके एक्सपोर्ट बाकी दुनिया में बहुत है, लेकिन आने वाले दशक में अगर कहीं बाजार बढ़ रहा है तो हमारा बढ़ेगा। तो जो हमारे पास सबसे बड़ा जो स्ट्रेटेजिक स्पेस है, वो क्या हम अपना बाजार उनके लिए बंद कर दें। लेकिन इस पे गहराई से सोचना पड़ेगा, क्योंकि उसकी कीमत हमें भी अदा करनी पड़ेगी। क्योंकि जो कंपोनेंट हम चीन से सस्ता लेते हैं, कहीं और से थोड़ा महंगा लेना पड़ेगा। फिर हमारे लोग जो आदत पड़ गई है बहुत सस्ता सामान बाजार में चीन से खरीदते हैं, तो थोड़ा बहुत उसके लिए ज़्यादा देने को तैयार होना पड़ेगा। तो जो कुछ सोशल मीडिया में आ रहा है कि चीन अपना खरीदते हैं, तो उसका अगर आम नागरिक उसके अनुसार काम करना चाहेगा, तो उसको मन में ये बात बनाना पड़ेगा कि भाई थोड़ा महंगा होगा, क्वालिटी थोड़ी कम होगी, हम वो खरीदेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ा गुणात्मक परिवर्तन आर्थिक व्यवस्था का विषय है, और इस पे अच्छे ढंग से विचार करके एक दृढ़ संकल्प बना के निर्णय लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि ये नारा जो है या विजन है, जो कल्पना है, वो सार्थक हो जाए, तो फिर सरकार को इस पर सोच करके निर्णय लेना होगा और व्यवहारिक निर्णय लेना होगा और जनता को साथ लेना चाहिए। सर, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, उसके बाद मैं चाहूंगा प्रोफेसर सर के पास जाने के लिए, कि उद्योग जगत का चीन के साथ या चीन से मैन्युफैक्चरिंग, चीन से इंपोर्ट एक अलग चीज है, लेकिन उसके बावजूद कई सारी कंपनियां हैं जो प्रोडक्शन वहां कराती हैं और स्टैंप उन कंपनियों की होती है। ये जो लगाव है, ये सिर्फ इसलिए कि वहां पर सस्ता है इसलिए, या कुछ और रीजन है? नहीं, दो कारण है। अगर आप देखें तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स का अगर आप देखें, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाता है, चाइना मेन प्रोड्यूसर है, इंडिया में बनती ही नहीं है, ठीक है। तो एक तो वो क्योंकि जैसे सोलर मॉड्यूल्स है, वहाँ पे जो स्केल है वहाँ पे काफ़ी सस्ता बनता है और यहाँ फायदेमंद है। तो अगर आप देखें, और आप जैसे CMI ने बताया था कि 2014-2018 के बीच में चाइना को जो शेयर ऑफ इंपोर्ट्स है, और डॉक्टर शंकर ने वो कैपिटल गुड्स का उदाहरण दिया था,
लेकिन अगर आप 4 साल के पीरियड में देखें तो 38%, 38.85% ऑफ कैपिटल गुड जो इंडिया में आए थे वो चाइना से आए थे। 20% के लगभग कंज्यूमर गुड्स जो इंडिया में आए थे वो चाइना से आए थे। और हमारे जो रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट्स है, 10% ऑफ रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट्स वेंट टू चाइना। तो जो ट्रेड है, हम रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे हैं और वहां से फिनिश प्रोडक्ट्स ले रहे हैं। और फिनिश प्रोडक्ट्स इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उनका जो स्केल ज्यादा है, उनका एक तरीके से उनका कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग है और कॉम्पिटिटिव फाइनेंसिंग है। अगर आप देखें तो ये दो चीजें हैं। और कई इंडस्ट्रीज का ये कहना है कि चाइनीज गवर्नमेंट सपोर्ट करते हैं। अभी हाल ही में कोविड में के दौरान जब डिस्कशन हो रहे थे, वो कह रहे थे 8 से 12% एक्सपोर्ट इंसेंटिव देते हैं। तो वो लैंडेड कॉस्ट जो इंडिया में पड़ता है वो काफी सस्ता पड़ता है और कंपनीज इसलिए जाते हैं। और जैसे डॉक्टर शंकर ने भी कहा था, आप ग्राहक के साथ देखें तो आमतौर से हम ये कहते हैं जो गणेश लक्ष्मी दिवाली में आ गए हैं उनके भी शक्ल बदले, क्योंकि चाइना से इंपोर्ट हो रहे हैं। और वो चाइना से लोग इंपोर्ट करके लोग इंडिया में इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि दाम बड़े सस्ते हैं। तो जो पूरा जो होता है, एक तो एक सिरे से दाम सस्ते हैं, दूसरे वो मेजर प्रोड्यूसर्स हैं। जैसे अभी आप मोबाइल फोन के कंपोनेंट्स देख लें, अगर क्योंकि चाइना बंद हो गया है, एप्पल फैक्ट्री, एप्पल की जो प्रोडक्शन ग्लोबली एक तरीके से रुक गई थी क्योंकि क्रिटिकल कंपोनेंट्स जो फोन के लिए चाइना से नहीं आ रहे थे। तो मेजर प्रोड्यूसर, क्रिटिकल कंपोनेंट सप्लायर और कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस, ये 3C अगर आप देखें तो ये चाइना से एक तरीके से मजबूर करती है कि कोई भी देश में कोई भी इंडिया के साथ ही उनका ट्रेड सरप्लस नहीं है, यूएसए के साथ भी ट्रेड सरप्लस है। तो आपको उसमें देखना चाहिए। डॉक्टर रामकृपाल दास सर, जिस तरीके से हम अगर लोकल पर वोकल की बात करें और चाइना एंगल को देखें, और जिस तरीके से हमारे दोनों पैनलिस्ट ने कहा कि मार्केट इंडस्ट्री के लिहाज से, क्योंकि वहां पर काफी इंसेंटिव है और चीप मार्केट एक तरीके से प्रोडक्ट के लिहाज से है, इसके विकल्प के तौर पर हमें क्या खास तैयारी करनी होगी इन बिल्ड, अगर कहें देश के अंदर, या फिर कहें कि कुछ दूसरे राष्ट्रों की तरफ हमें देखना होगा? जी धन्यवाद। इसमें कई पहलू हैं। पहली चीज तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हम आर्थिक दृष्टि से भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं तो ये बहुत ही अहम और आवश्यक उद्देश्य है। आत्मनिर्भरता अपने आप में एक बहुत ही अच्छी चीज है। और भारत, अगर आप प्रधानमंत्री से लेकर के वाणिज्य और उद्योग मंत्री और सभी लोगों के बयान अगर आप देखें तो इसका अर्थ ये है कि हम भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत में मैन्युफैक्चरिंग को सशक्त करना चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना चाहते हैं। और उसके साथ ही, लेकिन ये कोई आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी नहीं है, हम कोई अकेले नहीं, हम विश्व के साथ अपने जो आर्थिक संबंध हैं उनको और बढ़ाना चाहते हैं, हम निर्यात करना चाहते हैं। सवाल इसमें ज्यादा ना मैन्युफैक्चरिंग जो उत्पादन है उसका है, ना निर्यात का है। समस्या ज्यादा आयात की तरफ से है, इंपोर्ट की तरफ से है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हमें अगर चीन को भी ध्यान में ले लें तो चीन से जो टोटल हम आयात करते हैं वो हमारे कुल आयात जो पूरे विश्व से करते हैं उसका 15 से 20% होगा है। और इसलिए चीन तो जैसा कि अभी बताया गया बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग एक तरह से शक्ति रहा है, पिछले दशकों में उभरा है। लेकिन चीन पूरे विश्व को निर्यात कर रहा है और इसलिए भारत को भी निर्यात हुआ। अब सवाल यह है कि वो जो निर्यात हम कर रहे हैं चीन से, लेकिन उसका करीब 4 गुना 5 गुना ज्यादा हम विश्व के दूसरे देशों से भी आयात कर रहे हैं, आयात निर्यात में। तो अगर हमें आत्मनिर्भर बनना है तो हमें केवल चीन नहीं बाकी सभी पहलुओं को देखना पड़ेगा जहां तक आयात का संबंध है। दूसरा पहलू इसमें यह है कि जब हम आत्मनिर्भर अपने आप को बनाना चाहते हैं तो उसमें एक कहीं ना कहीं एक टाइम फ्रेम होना चाहिए। जैसे
कि हम रातों रात, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था हमारी भी हो गई है, रातों रात हम आत्मनिर्भर नहीं बन सकते हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में, किन क्षेत्रों में हम जल्दी घरेलू उत्पादन बढ़ा सकते हैं, कम कीमतों पे और अच्छी क्वालिटी के सामान, अच्छे स्टैंडर्ड के सामान को हम घरेलू मार्केट में हम सप्लाई कर सकते हैं, और वो इतना अच्छा हो कि हम निर्यात भी कर सकें। क्योंकि तुरंत सारे आयात बंद करना बहुत आसान नहीं होगा। नॉन एसेंशियल जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर सबसे पहले कदम उठता है, और उसके बाद अगर हम एसेंशियल आइटम्स का इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसका एक टाइम फ्रेम होना चाहिए कि उसमें से कौन सी वो विधाएं हैं, क्षेत्र हैं जिसमें हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं, उसका टाइम फ्रेम क्या है, और वो हमें करना होगा। जी अजय सर, लेकिन अगर हम चीन के मॉडल को समझें, जैसे कि चिराग साहब ने कहा, और इंडस्ट्री का रुख और कंज्यूमर का प्रेफरेंस, जाहिर है क्वालिटी के साथ अगर चीप प्रोडक्ट है, यानी कि सस्ते प्रोडक्ट हैं। मैं लिस्ट देख रहा था, इलेक्ट्रॉनिक्स में करीब 56 ऐसे कंपोनेंट हैं जिनका आयात चीन से होता है। मेडिकल फील्ड में अगर हम दवाओं के रॉ मटेरियल की बात करें, उसमें बहुत बड़ी संख्या है, करीब 80% के आसपास नजर आ रही, जो सेक्टर अलग अलग दवाओं के हिसाब से देखें। अब क्या इनके विकल्प के तौर पर अगर हमें उस मॉडल को हम इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, क्या मेजर कदम इंडस्ट्री को सहूलियत देने के साथ साथ शुरुआती तौर पर जरूरी हैं जिन्हें हमें अपनाना होगा? इसमें जैसे मैंने पहले कहा था कि हमें अर्थव्यवस्था को संभालने के जो हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, जो पॉलिसी है, उस पर पूरे उस पर एक पुनः विचार की जरूरत है, क्योंकि उसके बिना हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो जैसे पहले कहा था दिलीप जी ने कि कैपिटल गुड्स हमने उनसे बहुत इंपोर्ट किया। तो कैपिटल गुड्स में हमने क्या इंपोर्ट किया? थर्मल पावर प्लांट। अब वो थर्मल पावर प्लांट हमने इसलिए इंपोर्ट किया क्योंकि हमने उनको इजाज़त दी कि अपनी करेंसी में वो हमारे उद्यमी को लोन दे दें और सस्ते दर पर लोन दे दें। तो हुआ क्या कि हमारे BHEL को तो छोड़ दीजिए, जो प्राइवेट सेक्टर में L&T, थर्मैक्स और भारत फोर्ज ने प्लांट लगाए थे, वो दाम में तो उनका मुकाबला कर पाए, क्योंकि उस सस्ते दर पर ऋण नहीं दे पाए। तो हमारे ही निजी क्षेत्र के लोगों ने चीन से इंपोर्ट करना पसंद किया और हमारे अपने उद्योगों से खरीदना पसंद नहीं किया। नतीजा क्या हुआ? थर्मैक्स का प्लांट बंद हो गया, बाबा कल्याणी ने अपने प्लांट को राइट ऑफ कर दिया। L&T बहुत बड़ी संस्था है तो वो किसी तरीके से निभा लेगी। तो हमारी नीति में आज तक ये नहीं रहा है कि हमको निजी उद्योग को की मदद करनी है। हमको पूरा विश्वास हो गया कि बाजार शक्तियों को हम स्वतंत्र छोड़ दें तो उससे हमारा विकास होगा। अब एक छोटा सा एग्जांपल दूं, उदाहरण तो बहुत है, इसमें बहुत वक्त लग सकता है। एक्सचेंज रेट बहुत महत्वपूर्ण होता है और उसमें रियल एक्सचेंज रेट असली चीज है। तो अगर एक साल में रियल एक्सचेंज रेट 5% बढ़ा हमारा, तो उस साल में मान लीजिए कि 5% हमारी इंपोर्ट ड्यूटी घट गई। अब 2008 से 17 तक हमारा रियल एक्सचेंज रेट 19% बढ़ा। तो इसका मतलब हमने 19% इंपोर्ट ड्यूटी कम की। इसका मतलब हुआ कि बहुत से गुड्स में हमारी इंपोर्ट ड्यूटी नेगेटिव हो गई। तो इसमें औद्योगिकीकरण कैसे होगा? आत्मनिर्भर हम कैसे बने? आगे चलिए, हम चाहते हैं कि देश में उत्पादन हो, लोगों को नौकरियां मिले, तो कम से कम हमें इस पे तो ध्यान देना चाहिए कि उन पे ऊपर जो खर्चा है, जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, वो हम कम करें। तो उस पर हम चर्चा अभी तक नहीं कर रहे हैं। हम तो रोज तेल और डीजल की कीमतें बढ़ा रहे हैं। तो जब डीजल और तेल की कीमतें जो अंतर्राष्ट्रीय भाव है उसका हम 2.5 गुना अपने डोमेस्टिक बाजार में देंगे, तो खर्चा किसका ज्यादा आता है? उद्योग के लिए, क्योंकि इन्हीं का सामान ट्रकों से आता है जाता है। बिजली की दर हमारे सबसे अधिक है, जमीन की कीमतें सबसे ज्यादा है। तो हमारे देश में इस पर चर्चा की जरूरत है कि कैसे हम उद्योग के लिए कीमतें कम करें, उनके ऊपर जो नियम कानून है उनके अनुपालन का जो खर्चा है वो कम करें, और हम जनता को समझाएं कि भाई थोड़ा आपको और पैसा देना पड़ेगा बाजार में चीज खरीदने के लिए, क्योंकि हमको अपने पैर पर खड़ा होना है और कामयाब होना है। तो ये संवाद अभी देश में शुरू होना है। और फिर दूसरी चीज ये है कि कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स में तो हमें संकल्प बना लेना चाहिए कि हम होगा दोबारा 80 के दशक में जाएंगे, पब्लिक सेक्टर में उद्योग लगाएंगे, सरकार का पैसा लगाएंगे, लेकिन आत्मनिर्भर होंगे। जैसे API है,
अब हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री विश्व भर में छाई हुई है, लेकिन जो रॉ मटेरियल वो सब चीन से आता है। तो अगर हमारा निजी क्षेत्र उसको नहीं बना पाता है तो सरकार को अपना पैसा लगा के उसको बनवाना चाहिए। तो इस तरह की जब तक नई सोच नहीं आएगी हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। ओके, दिलीप सर, इंडस्ट्री लोकल पर वोकल कैसे होगी, और क्या उसको प्राइमरी मैं कहूं इस वक्त कुशन की जरूरत है अगर हम इस चाइना एंगल को चाहते हैं कि न्यूट्रलाइज कर पाएं और हम आत्मनिर्भर हो उन सेक्टर्स पर जहां पर अभी तक हम चीन पर डिपेंडेंट थे? तो जैसे जब भी डॉक्टर अजय शंकर ने बताया कि जो सेक्टर्स हैं जिस पे हम चीन पे डिपेंडेंट है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, सोलर मॉड्यूल्स, मोबाइल फोन्स, थर्मल पावर प्लांट्स, और उन्होंने जो जिक्र किया लैंड कॉस्ट की, पावर कॉस्ट की, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी उसमें इंक्लूड किया जा सकता है, और फाइनेंसिंग कॉस्ट, क्योंकि फाइनेंसिंग कॉस्ट में एक तरीके से बहुत हमारा रियल इंटरेस्ट रेट जो था, अभी तो इन्फ्लेशन कम है, हमारा रियल इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा है, रेपो रेट और एक्चुअल रेट के बीच काफ़ी अंतर है। तो अगर हम वो जो फैक्टर कंडीशंस है, फाइनेंस, लैंड, लेबर, अगर वो उनको कम नहीं करें तो कुछ नहीं होगा। तो एक तो वो है, उससे कैसे करने के लिए जैसे डॉक्टर शंकर ने कहा सेक्टर्स, तो पिछले टेक्निकल टेक्सटाइल्स, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, अभी आप सोलर में आएगा, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, प्राइम मिनिस्टर ने अपने भाषण में एसीज की जिक्र किए थे, फर्नीचर का जिक्र किया था, और लेदर गुड्स का जिक्र किया था। सेक्टोरल एक तरीके से पॉलिसीज है जिससे हम कॉम्पिटिटिव बन सकते हैं। दूसरा जो है, हम शायद भूल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ने अपने पहले टर्म में एक उदाहरण दिया था। उन्होंने कहा था कोई भी व्यक्ति एक प्रोडक्ट ले ले जो इंपोर्ट होता है और उस प्रोडक्ट को अपने यहाँ बनाए और अपने यहाँ लोकल बेचे, तो वो एक देश में काफी बदलाव ला सकता है। फिर इस पे सेकंड टाइम जो जुड़ा था, जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट, वो भी एक तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा था। अभी हाल ही में पिछले हफ्ते में प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि आप वो सप्लाई चेन आइडेंटिफाई करो जिसमें आप कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं और इसमें इंडिया में डेवलप करो। दूसरा, जो भी प्रोडक्ट जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं इंपोर्ट करना और यहाँ पे लोकल बना सकते हैं, उसको आप प्लीज बनाइए और कीजिएगा। तीसरा, उन्होंने जो कहा था कि 200 करोड़ रुपए के जो सारे टेंडर्स होंगे, गवर्नमेंट के टेंडर्स होंगे, वो लोकल कंपनीज के लिए एक तरीके से इम्पैक्ट होंगे, उनके लिए रिजर्व होंगे। इंडस्ट्री अगर पहले प्रेफरेंस दे, कल ही हमारी एक मीटिंग हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और मिनिस्ट्री ऑफ स्टील से, हाल ही के धर्मेंद्र प्रधान जी दोनों के मंत्री हैं, लेकिन जो वो इंपोर्ट होता है स्टील, एपीआई क्वालिटी स्टील, और दूसरा जो इंपोर्ट होता है उसको डोमेस्टिक इंडस्ट्री कैसे बना सकते हैं और उसको जो कंज्यूमिंग इंडस्ट्री है पेट्रोलियम कैसे करा सकते हैं। तो उसमें एक आया कि आपके प्रोसेसेस अप्रूवल के लिए काफी लंबे हैं, उसको आप शॉर्ट करें। तो जैसे इंडियन स्टील इंडस्ट्री ने ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए स्टील बनाया था, वैसे वो एक तरीके से ऑयल सेक्टर के लिए बना सकते हैं। ऐसे कोलैबोरेशंस इंटर इंडस्ट्री हो, और फिक्की का ये भी प्रयास है कि अलग अलग सेक्टर को जोड़े इसमें और प्रयास करें, तो वहां से इंडस्ट्री ही लोकल को फेवर करना शुरू करेगी और इनकरेज करेगी कि लोकल कंपोनेंट्स बनाए और लोकल प्रोडक्ट्स। और जो कोविड का जो हुआ है और काफी सप्लाई चेन जो डिस्प्लेस हुए हैं, काफी कंपनीज एक्चुअली एक तरीके से सोच रहे हैं। आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री का भी उदाहरण है, पीपीई इक्विपमेंट, फेस मास्क, सैनिटाइजर्स, हम तो बनाते नहीं थे, तो अल्कोहल कंपनी सैनिटाइजर बनाने लगे, ऑटो कंपोनेंट कंपनीज वेंटिलेटर बनाने लगे, ऑटो कंपोनेंट और ऑटोमोटिव कंपनीज, और जो टेक्सटाइल कंपनीज शर्ट पैंट बनाते थे उनकी जो बिक्री होनी नहीं थी, वो मास्क और पीपी इक्विपमेंट बनाने लगे। तो क्या उसका क्या था, एक लोकल डिमांड था और पूरे देश ने मिल करके डोमेस्टिकली उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए उसको किया था। वैसे शॉर्टेज था तो इंपोर्ट भी कर रहे थे, लेकिन हम एकजुट होकर के रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, आईसीएमआर हो या सिट्रा हो या जोन से भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस थे, जो इंडस्ट्री एसोसिएशंस थे, जो मैन्युफैक्चरर्स थे, जो परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशंस थे, सब मिलके बोला कोई इंडिया में बनना चाहिए, इंडिया में डिमांड है, इसको हम फुलफिल करें। तो ये एक नए दौर की कोलैबोरेशन का एक ढांचा बन गया है। अगर हम उस ढांचा को ले जाकर के अलग अलग सेक्टर्स में रेप्लिकेट करें तो हम ये पूरा बदल सकते हैं और
जैसे प्रोफेसर दास ने कहा था, आत्मनिर्भर भी बन सकते हैं और इंटरनेशनली भी ट्रेड कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। राइट सर। दास, एक आखिरी में चाहूंगा कि जैसा कि चुनाव ने कहा कि जो मॉडल हमने देखा इस कोविड एरा के दरमियान, कोहेसिव मॉडल और एक दूसरे का सपोर्टिव मॉडल, इसे अलग अलग सेक्टर में अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं एक टाइम बाउंड मैं कहूं तरीके से, मैनर में, तो यही एक रास्ता है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और ये पूरा जो एक्सपीरियंस हमारा रहा, जैसा कि बताया गया, ये तो अपने आप में बहुत ही उत्साहित करने वाला उदाहरण है। और ये भी बताता है कि वेयर देयर इज विल देयर इज वे। लेकिन जैसा कि मैं पहला भी कह रहा था कि ये बहुत आवश्यक होगा कि हम जब कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, जब कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग में जो आपको इनपुट्स होते हैं, पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स होते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस होता है, उसकी जो मशीनरी है, उसमें जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो और जो डोमेस्टिक सप्लाई चेन है वो, उन दोनों का कहीं ना कहीं सामंजस्य बैठाना होगा। और एक बहुत बड़ा परिवर्तन कुछ दिनों से दिख रहा है ग्लोबल सप्लाई चेन्स में कि वो छोटे होते जा रहे हैं। पहले सप्लाई चेन्स जो है, जिसको कहते हैं एंड टू एंड प्रोडक्शन, तो वो एंड टू एंड प्रोडक्शन होते थे, सप्लाई चेन्स बहुत लंबे होते थे और बहुत जगह पे आपके स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन जो है बिखरे होते थे। अभी सप्लाई चेन्स छोटी भी हो रही हैं बहुत सारे उसमें। तो वो एक बहुत बड़ा अवसर है भारत के लिए, जहां पे हम डोमेस्टिक सप्लाई चेन को जो है हम बिल्ड करें और उसको हम हुक करें ग्लोबल सप्लाई चेन में। लेकिन मेरा सिर्फ यही कहना है कि इस आत्मनिर्भर भारत और लोकल फॉर वोकल, जैसा कि आपने कहा, उसको हमको बहुत ही व्यापक रूप से और एक टाइम होराइजन को लेकर के, और विश्व की किन किन अर्थव्यवस्थाओं से हमें किन किन चीजों के साथ एक कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क में हमें बिल्ड करके साथ लेकर के, क्योंकि आर्थिक नीति देशों को करीब भी लाती है, इसको हमें नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि और बहुत सारे हमारे भारतीय तमाम देशों में रह रहे हैं, तो इन सबको ध्यान में रखते हुए अगर हम इनको जो हमारा घरेलू जो एक समस्या है, जहां पर उत्पादन है, जहां रोजगार की समस्या है, उनको हम सॉल्व करना चाह रहे हैं, उसी में हम ग्लोबल डिमांड, ग्लोबल मार्केट और उनकी जरूरत को भी नजरअंदाज न करें, तो एक कोहेसिव डोमेस्टिक विद इंटरनेशनल पॉलिसी को व्यापक तरीके से लागू करने की आवश्यक्ता है। और इसमें फिस्कल जो फिस्कल पॉलिसी है और मॉनेटरी पॉलिसी अलॉन्ग विथ एक्सचेंज रेट पॉलिसी, क्योंकि फिस्कल साइड से बहुत सारी चीजें भी निर्धारित होंगी, इसको हमें भूलना नहीं। ओके सर, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और समझाने के लिए कि लोकल पर वोकल को जमीन पर उतारने का रास्ता क्या है और चीन पर निर्भरता को कम करने